शैला दर्पण में स्टाफ लॉगिन पर अभी तक आपने TAF फॉर्म आवेदन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप TAF फॉर्म आवेदन करना चाह रहे हैं और आप शैला दर्पण में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रात के समय या सुबह जल्दी शैला दर्पण पर लॉगिन करना चाहिए। उस समय शैला दर्पण पर बहुत कम ट्रैफिक रहता है और कम ट्रैफिक की वजह से आपको लॉगिन जल्दी होने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप शैला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में लॉगिन नहीं कर पा रहे और आप अपना ID पासवर्ड भूल चुके हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देखकर पासवर्ड को रिकवर करने का सारा प्रोसेस देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए और अपने ID पासवर्ड को रिकवर कर लीजिए। इसके बाद आप शैला दर्पण में स्टाफ लॉगिन में लॉगिन कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने शैला दर्पण में लॉगिन कर लिया है और अपने स्टाफ ID में लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर कोने में दिख रही 3 लाइन्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं जिनमें होम, अप्लाई, प्रोफाइल, फॉर्म्स व रिपोर्ट ऑप्शन नजर आते हैं। मुझे TAF फॉर्म आवेदन करना है तो मैं फॉर्म के पास दिख रहे डाउन एरो बटन पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस खुलकर आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है TAF, तो मैं TAF पर डाउन एरो पर क्लिक करता हूं तो नीचे ही मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है TAF टीचर फॉर्मेट सेशन 2019-20 में इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मेरी प्रोफाइल का सारा विवरण यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करूंगा। आप अपना प्रोफाइल डाटा चेक कर ले और आपके SI नंबर भरे हुए नहीं है तो आपको वहाँ पर SI नंबर टाइप कर देना है। SI नंबर टाइप करने के लिए आपको अपने SI की जो डायरी है या फिर उसके जो नंबर है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपका SI नंबर नहीं आया हुआ है तो उसकी जगह आप 00 करके भी इसे भर सकते हो। जब आ जाए तो आप इसे अपडेट जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इस ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप साइट में से ओपन कर लिया तो मेरा सारा विवरण यहाँ पर पूरा नजर आ रहा है। सारा डाटा भरने और चेक करने के बाद मैं सत्यापित करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में हाँ सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं सत्यापित पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, सबसे पहले अपने यहाँ पर हमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 नजर आ रहे हैं। हमें सबसे पहले भाग 1 को फिलअप करना है जो कि ऑलरेडी हमारे सामने खुला हुआ है। यहाँ पर आप ऊपर ही ऊपर नंबर 1.1 में आपको नजर आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षा एवं विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन सत्र से 18-19 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो जब हमने 17-18-19 में जो सब्जेक्ट मैपिंग कर रखे थे वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। किन्हीं परिस्थिति में अगर आपको ये विषय यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो आप स्टाफ लॉगिन में जा करके आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग में अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट को मैपिंग जरूर कर ले। अगर आप सब्जेक्ट को मैपिंग करने का प्रोसेस आपको पता नहीं है तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखें, फिर यहाँ पर आकर आप इसे पूरा कर सकते हो। 1.1 मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है। अब है 1.2 जिसमें विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति को भरना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर कोने में दिख रही सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो 60% से कम, 60 से 80 और 81 से अधिक यानी 81 से अधिक। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे गत वर्ष की उपस्थिति 81% से अधिक थी। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, पहले इसे पढ़ लेना है। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति रही हो तो उस परिस्थिति में यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना है, अगर नहीं रही है तो वहाँ पर ना सेलेक्ट करना है। इसमें ना है इसलिए मैंने इसे ना सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप आगे देख सकते हो अन्य विभाग संस्था में अगर प्रतिनियुक्ति हो तो उन दिनों की संख्या यहाँ पर टाइप करनी है, नहीं है तो उस स्थिति में हम यहाँ पर 0 को टाइप कर देंगे। नीचे एक और लिखा हुआ अन्य गैर शैक्षणिक कार्य किया हो तो दिनों की संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर भी हम 0 टाइप कर देते हैं क्योंकि हमारे केस में दोनों ही नहीं है। अब अगला पॉइंट है 1.3 जिसमें कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है। इसमें औसत हो तो 1 देनी है, औसत से कम हो तो 1 देनी है, औसत हो तो 2, अच्छा हो तो 3, बहुत अच्छा हो तो 4 और उत्कृष्ट हो तो 5 देनी। यहाँ पर सारणी में आपको क्रम संख्या के बाद निष्पादन सूचक वाक्य शब्द दे रखे हैं, उसे पढ़ लेना है। विद्यालय में स्व अनुशासन नियमित एवं सदा, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रेटिंग देनी यहाँ पर दे देनी है। मैं यहाँ पर 4 दूंगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, यहाँ पर भी आपको पॉइंट दे देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सामग्री का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करने में आपने कितना सहयोग किया, इस तरह से आपको एक एक देख करके भर लेना है और इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। पूरी डाटा एंट्री करने के बाद नीचे योग आपको अभी नजर नहीं आएगा, वो आपको बाद में नजर आएगा। नीचे 1.4 लिखा हुआ, इसमें शिक्षण संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान CBO द्वारा इस पर कार्य किया जाएगा, तो हमें यहाँ पर कोई भी ग्रेडिंग नहीं देनी है। और 1.5 में भी यह हमारे लिए नहीं है, यह संस्था प्रदान या फिर नियंत्रण अधिकारी के लिए है। तो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ओके बटन पर क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे ही हमने सेव और नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब हम पॉइंट नंबर 1.6 में आ चुके हैं। अब हमें इसे ध्यान से पढ़ लेना है। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें। जैसे सबसे बड़ी चुनौती हो तो उसे 1 देना है, उससे छोटी हो तो 2 देना है और उससे छोटी हो तो 3 देना है। हमें यहाँ पर किन्हीं 3 चुनौतियों को नंबर देने हैं, बाकी में हमें 0 0 रहने देना है। हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बच्चों की अनियमितता, यह भी एक तरह की चुनौती है, तो अब यहाँ पर हम इसे वरीयता दे देते हैं बच्चों की अनियमितता
दूसरे नंबर की वरीयता। इसके बाद पढ़ लेते हैं हम अभिभावकों का असहयोग, पाठ्यपुस्तकों का कठिन होना, बच्चों का स्तर कमजोर होना। ये सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके लिए यह सबसे बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए। कारण है कि बच्चा अगर पहली बार आपके विद्यालय में पढ़ने आ रहा है तो उस स्थिति में आप इस पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप इसे तीसरी वरीयता दे दीजिए। विद्यालय में कार्य की अधिकता, इसे हम 1 नंबर पॉइंट देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या विद्यालय में कार्य की अधिकता भी हो सकती है। अगर आपके केस में जैसे गैर शैक्षणिक कार्य है, ये भी 1 नंबर हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा हमें बहुत सारे दूसरे काम करवाए जाते हैं। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर 1 नंबर इसे दे देते हैं। तो हमने 1, 2 और 3 नंबर को वरीयता दे दी है और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको 0-0 रखा है, क्योंकि हमें केवल 3 ही चुननी थी। अब है 1.7, शिक्षकों द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले को 1 नंबर देना है, उससे कम आवश्यकता वाले को 2 और उससे कम वाले को 3। और या ध्यान ये रहे हमें किन्हीं 3 को ही देना है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर चुनौतियों को पढ़ लेता हूँ। शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व विकास, विज्ञान एवं गणित, अंग्रेजी, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन और योगा। तो यहाँ इस स्थिति में हमें किन्हीं 3 को देनी है वरीयता। तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे सबसे पहले 1 नंबर देना है। तो हम यहाँ पर शिक्षण कौशल, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। इसके बाद दूसरी हमारी चुनौती है अंग्रेजी। तो यहाँ पर इसे हम दूसरी चुनौती हम सेलेक्ट करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो हम इसे 2 नंबर दे देते हैं और योगा को दे देते हैं 3 नंबर। तो इस तरह से हमारे द्वारा 3 चुनौतियों को सिलेक्ट कर लिया गया है, बाकी में हमने 0 रहने दिया है। अब है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में चयन करना। अगर आप किसी कार्य में योगदान दिया है तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको टिक लगाना है। तो अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद सहयोग गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार वितरण में, लेखन कार्य में, तो हमने लेखन कार्य में योगदान दिया तो टिक मार्क लगा देते हैं। इसके अलावा अन्य योगदान, इसमें टिक मार्क लगा देते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान इसमें लगा देते हैं। इस तरह से आपको सूटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपने अगर फॉर्म यहाँ तक फिल कर दिया है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो हमारा डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ से अगले पॉइंट पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहाँ पर 2.1 में पहुँच गए हूँ। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर है जनवरी 2018 से जून 2019 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया हो उसका विवरण यहाँ पर आपको भरना है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण को सेलेक्ट कर लेना है। आपने कौन सा प्रशिक्षण लिया था, जैसे कंप्यूटर संबंधी हो, बहुस्तरीय शिक्षण हो, सिंधी हो, नवाचार आधारित आईटी प्रशिक्षण, जो भी हो उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो उस स्थिति में कोई ट्रेनिंग नहीं पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर सेव ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब है कंप्यूटर प्रशिक्षण अगर प्राप्त किया हो तो अगर प्राप्त किया तो उस स्थिति में आपको यस करना है, अन्यथा नो कर दीजिए। 3.1 में कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार राय 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। 1 है औसत, 1 है औसत से कम, 2 है औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 है उत्कृष्ट। पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम कैसा लगा आपको रेटिंग देनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3, 4, 5 यही दे। प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छा था। इसके बाद है एसडीएम राशन के वितरण व्यवस्था, एमडीएम राशन वितरण व्यवस्था। इसके बाद है सीबीओ प्रशासन की कार्यशैली कैसी लगी, यहाँ पर आप इसको अच्छी रेटिंग दे दीजिएगा, 5, 4 जो भी हो। इसके बाद नोडल प्रशासन की कार्यशैली, जैसी भी आपको उनकी कार्यशैली लगी हो आप अपने अनुसार रेटिंग दे दीजिए। संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली वो भी आपको अपने अनुसार रेटिंग दे देनी है। इसके बाद है एसएमसी का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, एसएमसी के जो सदस्य हैं उन्होंने कितना सहयोग किया उसके अनुसार आप रेटिंग दे दीजिए। विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर किस तरह का था उसको भी यहाँ आप रेटिंग दे दीजिए। इसके बाद आप इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके दिख रहे सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली आ चुका है, ओके पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से मैंने अपना TAF फॉर्म फिल कर दिया है। ओके पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना TAF फॉर्म सही भर दिया है तो आप TAF का फाइनल डाटा लॉक कर दीजिएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपर जाकर दिख रहे इस भाग 1 बटन पर क्लिक करके पुनः आप इसका निरीक्षण देख लीजिएगा और इसके बाद आपको इसको फाइनल यहाँ पर TAF फाइल डाटा लॉक करे पर क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।